नमस्कार दोस्तों, साइंस विद सचिन सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस की स्पेशल टेस्ट सीरीज, जिसका नाम है आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में मैं आपको कराऊंगा इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस के टॉप 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, मेरे पढ़ाए हुए सैकड़ों विद्यार्थी इंडियन आर्मी के अंदर सेलेक्ट हो चुके हैं और मेरे पढ़ाए हुए नोट्स और प्रश्नों से इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम में 90% से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो दोस्त इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, तैयारी करते रहो। अगर आप ईमानदारी से तैयारी करोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सिलेक्ट होने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको कॉल कराऊंगा आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट का टेस्ट नंबर 40। जिन विद्यार्थियों ने आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट के पिछले 39 टेस्ट के वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, वहां जाकर जरूर देखें। दोस्तों, ये प्रश्न आपकी आने वाली इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इन प्रश्नों के बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट का टेस्ट नंबर 40 का फर्स्ट धमाकेदार वाला प्रश्न। दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को लिखना है और बार बार रिवीजन लगाना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट प्रश्न है सीटी स्कैन उपकरण संबंधित है। ऑप्शन देखते हैं, यातायात से, कृषि से, संचार से, चिकित्सा से। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि सीटी स्कैन उपकरण किससे संबंधित है? चिकित्सा से। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या जाएगा रे? डी आ जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, काफी इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा प्रश्न मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। जैसे देखिए, जो सीटी स्कैन होता है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सीटी स्कैन की फुल फॉर्म क्या होती है? सारे भाई लोगों को याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट बात है। सीटी स्कैन की फुल फॉर्म होती है दोस्तों कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। याद कर लेना भाई, काफी इंपॉर्टेंट बात है। क्या? कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। अरे क्या है? कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, ठीक है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट बात। सीटी स्कैन की फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। और यह भी याद कर लेना, काफी धमाकेदार वाला प्रश्न, कि सीटी स्कैन की खोज किसने की या सीटी स्कैन का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों, आपको याद रखना है, सीटी स्कैन का आविष्कार किया था गॉडफ्रे हाउंसफील्ड ने किया था। दोस्तों, याद रख लेना, किसने किया था रे? गॉडफ्रे हाउंसफील्ड ने। काफी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहाँ, आप सारे भाई लोगों को याद रखना है। काफी इंपॉर्टेंट बात है कि सीटी स्कैन का आविष्कार किसने किया? गॉडफ्रे हाउंसफील्ड ने किया। अरे किसने किया? गॉडफ्रे हाउंसफील्ड ने। लो जी, ये एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पर्सन है जो आपको याद रखने हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या सेकंड है मेरे जिगर के टुकड़ों, काफी इंपॉर्टेंट और काफी धमाकेदार वाले प्रश्न। हाँ जी, प्रश्न संख्या सेकंड है अंतःस्रावी ग्रंथि है। ऑप्शन देखते हैं, आमाशय, यकृत, अग्नाशय और पलिया। तो मेरे जिगर के टुकड़ों, आपको याद रखना है, देखिए जो ग्रंथियां होती है जिन्हें इंग्लिश में क्या कहा जाता है दोस्तों? ग्लैंड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लैंड्स। हमारे शरीर के अंदर मुख्यतः 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। जैसा कि आपने सुना होगा, एक तो बहिस्रावी ग्रंथियां, एक्सोक्राइन ग्लैंड, बहिस्रावी ग्रंथियां होती है, ठीक है। हमारे शरीर के अंदर मुख्यतः 3 प्रकार की ग्रंथियां होती है। एक तो बहिस्रावी ग्रंथि और एक होती है दोस्तों, आपने सुना होगा अंतःस्रावी ग्रंथि। अरे कौन सी ग्रंथि? अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। और एक मैं बता देता हूं आज आपको, कौन सी? मिश्रित ग्रंथि। अरे कौन सी? मिश्रित ग्रंथि। मैंने क्या बताया कि ग्रंथियां मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। बहिस्रावी ग्रंथि एक्सोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक है दोस्तों। अब क्या देखिए, कुछ बहिस्रावी ग्रंथियां जो आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है। जैसे अश्रु ग्रंथि है, ठीक है, टीयर ग्लैंड बोला जाता है अश्रु ग्रंथि। यह एक प्रकार की बहिस्रावी ग्रंथि होती है, ठीक है। ये कहाँ पाई जाती है? आंखों में पाई जाती है। एक आपने सुना होगा यकृत या लीवर, ठीक है, यकृत या लीवर, ये भी एक प्रकार की क्या होती है? बहिस्रावी ग्रंथि, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट बात है। और सुना होगा आपने क्या? लार ग्रंथियां होती है, ठीक है।
लार ग्रंथियां होती है, ये भी कहाँ पाई जाती है रे, ये लार ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, मुख गुहा के अंदर, और ये भी बहिस्रावी ग्रंथियां होती है। पसीने की ग्रंथियां होती है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। पसीने की ग्रंथियां ये त्वचा के ऊपर पाई जाती है, ठीक है, ये भी बहिस्रावी ग्रंथियां हैं। और क्या, एक और याद रखना है, जठर ग्रंथियां होती है, ठीक है, अमाशय के अंदर पाई जाती है, ये भी बहिस्रावी ग्रंथियां हैं। तो कुछ बहिस्रावी ग्रंथियां आपको याद है रखनी है। क्या बताया, जैसे अश्रु ग्रंथि, यकृत या लीवर, लार ग्रंथियां, पसीने की ग्रंथियां और जठर ग्रंथियां, ठीक है। हाँ जी, अब देखो सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है, यकृत। काफी इंपॉर्टेंट बात है, याद रख लेना मेरे जिगर के टुकड़ों, सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है, यकृत या लीवर, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट बात है, सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन है, लीवर। और सबसे छोटी बहिस्रावी ग्रंथि अश्रु ग्रंथि, ठीक है, जिसे लैक्रिमल ग्लैंड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लैक्रिमल ग्रंथि या लैक्रिमल ग्लैंड, ठीक है। तो ये सबसे छोटी होती है। काफी इंपॉर्टेंट बात आपको मैंने बताई। आप सारे भाई लोगों को, मेरे प्यारे भावी फौजियों को याद रखना है कि सबसे छोटी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है, अश्रु ग्रंथि या लैक्रिमल ग्लैंड। कुछ हमारे शरीर के अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियां भी पाई जाती है, वो भी आपको मैं बता देता हूं, ये लिख लेना भाई, काफी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब देखिए हमारे शरीर के अंदर काफी इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां भी पाई जाती है, वो कौन कौन सी होती है, उनके नाम भी मैं आपको लिखा देता हूं। सारे प्रश्नों को लिखना है दोस्तों, इन प्रश्नों के बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। हाँ जी, अब देखो क्या, अंतःस्रावी ग्रंथि जैसे आपने सुना होगा, एक तो हाइपोथैलेमस होती है। अरे कौन सी होती है, हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। एक आपने सुना होगा पीयूष ग्रंथि। अरे कौन सी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, ठीक है। एक आपने सुना होगा पीनियल काय, ठीक है। ये तीनों ग्रंथियां कौन कौन सी, हाइपोथैलेमस, पीयूष और पीनियल काय, ये कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क के अंदर। एक होती है थायराइड ग्रंथि, ठीक है, थायराइड ग्रंथि ये गले में पाई जाती है। एक आपको सुना होगा पैराथायराइड ग्रंथि होती है, ये भी गले में पाई जाती है, ठीक है, पैराथायराइड ग्रंथि, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात। एक थाइमस ग्रंथि होती है। अरे कौन सी ग्रंथि, थाइमस। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सी, हाँ जी, आपने सुना होगा एड्रिनल ग्रंथि। अरे कौन सी, एड्रिनल ग्रंथि या अधिवृक्कीय ग्रंथि, ठीक है, जिसे आपातकालीन ग्रंथि भी कहा जाता है। तो ये कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। इनके अंदर सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों, थायराइड ग्रंथि। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी, थायराइड ग्रंथि। और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, ठीक है दोस्तों, ये काफी इंपोर्टेंट बात है। एक जो धमाकेदार वाला प्रश्न है, क्या कि हमारे शरीर के अंदर एक कौन सी है, मिश्रित ग्रंथि। अरे कौन सी है, मिश्रित ग्रंथि, जो किसकी तरह कार्य करती है, वो बहिस्रावी ग्रंथि की तरह भी कार्य करती है और वह अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी कार्य करती है। तो काफी धमाकेदार वाला प्रश्न है, आपको एग्जाम में पूछेगा कि बताइए ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो बहिस्रावी ग्रंथि की तरह भी कार्य करती है और अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी कार्य करती है। तो क्या होगा रे, आंसर होगा अग्नाशय या पैंक्रियाज। अग्नाशय या क्या होगा, पैंक्रियाज। आपको याद रखना है कि अग्नाशय ग्रंथि को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, पैंक्रियाज। अब देखिए, अब हमारा प्रश्न रीड करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि है अमाशय, यकृत, अग्नाशय और पलिया। तो कौन सा करेक्ट आंसर आएगा रे, अग्नाशय या पैंक्रियाज, क्योंकि ये बहिस्रावी की तरह भी कार्य करती है और अंतःस्रावी की तरह भी कार्य करती है, इसलिए इसका नाम दे दिया मिश्रित ग्रंथि। तो सेकंड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे जिगर के टुकड़ों, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा रे, सी हो जाएगा। लो जी, धमाकेदार तरीके से सॉल्यूशन आपका। हाँ जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। लो जी, हाँ जी, प्रश्न संख्या 3 है, स्वामीनाथन का संबंध है, ऑप्शन देखते हैं, श्वेत क्रांति से, हरित क्रांति से, भूरी क्रांति से, नीली क्रांति से। तो दोस्तों स्वामीनाथन का संबंध किससे है, हरित क्रांति से। अरे किससे, हरित क्रांति से। तो थर्ड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखिए, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न बता देता हूं। देखिए, क्या विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूं रे, विश्व में हरित क्रांति का जनक, विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है। काफी इंपोर्टेंट बात है, हरित क्रांति का जनक, ठीक है, विश्व में हरित क्रांति का जनक है मेरे जिगर के टुकड़ों, आपको याद रखना है। काफी धमाकेदार वाली बात है, नॉर्मन बोरलॉग। अरे कौन है, नॉर्मन बोरलॉग, याद कर लेना भाई, काफी इंपोर्टेंट बात है, नॉर्मन
बोल लोग, सारे भाई लोग, सारे मेरे जिगर के टुकड़े याद रख लेना। क्या क्या काफी इंपॉर्टेंट बात कि विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। अरे कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति का जनक है दोस्तों, हाँ जी, एमएस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है दोस्तों? एमएस स्वामीनाथन। अरे कौन है? एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन। क्या बताया मैंने? काफी इंपोर्टेंट पर्सन बताइए आपको। क्या कि विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग, और विश्व में हरित क्रांति का जनक तो नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में हरित क्रांति का जनक क्या है? एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, तो एमएस स्वामीनाथन का है संबंध किससे? हरित क्रांति से। अब सर ये हरित क्रांति क्या होती है? तो आपको याद रखना है क्या कि गेहूं के उत्पादन में अत्यधिक तेजी से वृद्धि होना क्या कहलाता है? हरित क्रांति। ठीक है, अब देखो कुछ एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन भी आपको याद रखने। क्या याद रखने? मैं आपको बता देता हूं, काफी धमाकेदार वाली बात है। देखिए श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध है दोस्तों दूध से। अरे किससे है? दूध से। आपको पूछेगा बताइए श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से। किससे है? दूध से। और हरित क्रांति किससे संबंधित है? गेहूं से। अरे किससे है? गेहूं से। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक से। अरे किससे? उर्वरक से। काफी इंपोर्टेंट बात है। अरे जैसे यूरिया होता है ना, यूरिया वगैरह, ये उर्वरक होते हैं। तो भूरी क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक से। याद कर लेना भाई। नीली क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? मत्स्य से। अरे किससे है? मत्स्य से, मछली पालन से। ठीक है, क्या बताया? श्वेत क्रांति का संबंध दूध से। ठीक है, हरित क्रांति का संबंध गेहूं से, भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक से, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य से। लो जी, धमाकेदार वाले तरीके से आपको सारी चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 4। पर्सन संख्या 4 है मेरे जिगर के टुकड़ों। सारे पर्सनों को आपको याद रखना है, एक भी पर्सन आपका गलत नहीं होने दूंगा साइंस के अंदर। और साइंस की वजह से किसी भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए दोस्तों। इस बार अच्छे से मेहनत करनी है, रगड़ना है, मसलना है और दुनिया को बताना है कि आप क्या चीज हो दोस्तों। मौका नहीं गंवाना है। हाँ जी, तो पर्सन संख्या 4 पढ़ते हैं। मास्क का प्रयोग किस रोग से बचाव हेतु किया जाता है? काफी लेटेस्ट पर्सन। देखिए, हाँ जी, पहले ऑप्शन देख लेते हैं इसके। कोरोना व स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू व हैजा, खाद्य विषाक्तता व एड्स, कोरोना व एड्स। देखिए मास्क जो प्रयोग हम करते हैं, मास्क जो मास्क होता है उसका हम प्रयोग क्यों करते हैं दोस्तों? देखिए संक्रामक रोग दो तरह के होते हैं, एक तो संक्रामक और एक होते हैं असंक्रामक। ठीक है, तो हम बात करें कम्युनिकेबल डिजीज या संक्रामक रोग। ठीक है, तो हम मास्क का उपयोग करते हैं दोस्तों संक्रामक रोगों से बचाव हेतु। अब सर ये संक्रामक रोग क्या होते हैं? तो ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। ठीक है, ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं उन्हें बोला जाता है संक्रामक रोग। ठीक है, और इनका माध्यम कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे रोगों से बचाव हेतु हम किसका उपयोग करते हैं? मास्क का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए, अब अपन इसको रीड कर लेते हैं। जैसे कोरोना व स्वाइन फ्लू। ठीक है, कोरोना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है कि नहीं फैलता? तो बिल्कुल मास्क लगाना चाहिए। सही है, हाँ जी। कई तो ऐसे अभी भी है ना दोस्तों, जिन्होंने वैक्सीन लगा ली है उनको भी मास्क यूज करना चाहिए, क्योंकि मास्क एक प्रोटेक्शन का कार्य करता है। ठीक है, हाँ जी। कई ऐसे मुंह फाड़ के चलते हैं सीधे के सीधे, तो मास्क लगाना जरूरी है। एक स्वाइन फ्लू है, ये एक वायरस जनित रोग है। ठीक है, ये भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ठीक है, और स्वाइन फ्लू में भी श्वसन तंत्र प्रभावित होता है और कोरोना में भी श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। ठीक है, तो देखिए, तो मास्क का प्रयोग करना चाहिए क्या इन रोगों के लिए? बिल्कुल करना चाहिए। स्वाइन फ्लू है हैजा। ठीक है, स्वाइन फ्लू है हैजा। तो हैजा तो क्या है? दूषित जल, दूषित भोजन और मक्खियों के द्वारा फैलता है। ठीक है, और हैजा के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? कोलेरा का टीका लगाया जाता है। तो हैजा के लिए तो कोई मास्क की जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। खाद्य विषाक्तता व एड्स। देखिए फूड पॉइजनिंग। ठीक है, जो फूड पॉइजनिंग होता है दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ये फूड पॉइजनिंग एक जीवाणु के कारण होता है, जो आपको मैं बता देता हूँ। याद रखना है भाई, बहुत धमाकेदार वाला प्रश्न है। जो खाद्य विषाक्तता या फूड पॉइजनिंग होती है, ये किसके कारण होती है? ठीक है, ये एक जीवाणु के कारण होती है। अरे किसके कारण होती है? जीवाणु के कारण।
किसके कारण होती है? जीवाणु के कारण। ठीक है, अब देखिए, हाँ जी, जो खाद्य विषाक्तता या फूड पॉइजनिंग होती है, ठीक है, ये इसके लिए कोई भी मास्क की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, जबकि एड्स एक संक्रामक रोग है। ठीक है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। हाँ जी, ये एक प्रकार का यौन संक्रमित रोग है। कौन सा रोग है? यौन संक्रमित रोग है। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट बात। अब नेक्स्ट कोरोना व एड्स। ठीक है, तो एड्स के लिए कोई मास्क की जरूरत नहीं होती, इसके लिए भी मास्क की जरूरत नहीं होती, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कोरोना व स्वाइन फ्लू के लिए मास्क की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट तरीके से मैंने आपको बता दिया है। देखिए स्वाइन फ्लू, ठीक है, स्वाइन फ्लू का रोगजनक क्या होता है? H1N1। ठीक है, एक क्या आता है? बर्ड फ्लू आता है। ठीक है, उसको भी याद रख लेना। बर्ड फ्लू का रोगजनक क्या होता है? H5N1, H5N1। और स्वाइन फ्लू का रोगजनक H1N1। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बात है। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 5। हाँ जी, पर्सन संख्या 5 पे मेरे जिगर के टुकड़ों, वेहल में श्वसन क्रिया होती है। ऑप्शन देखते हैं, गलफड़ों द्वारा, त्वचा द्वारा, फेफड़ों द्वारा और मुंह द्वारा। दोस्तों काफी धमाकेदार वाला प्रश्न है, बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न को गलत करके आते हैं। ठीक है, तो याद रख लेना कि जो ब्लू व्हेल होती है, व्हेल में श्वसन क्रिया हमेशा फेफड़ों के द्वारा होती है। किसके द्वारा रहे? फेफड़ों के द्वारा। कई गलफड़े करके आते हैं, ऐसी प्रजातियों के ठंड हो जाती है। तो याद रखना कि व्हेल में श्वसन क्रिया किसके द्वारा होती है? फेफड़ों के द्वारा। तो 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बात। और ये भी याद रख लेना क्या कि जो व्हेल होता है, हाँ जी, जो व्हेल होता है ये समुद्र स्तनधारी मछली है। अरे क्या है? समुद्र स्तनधारी मछली है। समुद्र, याद रख लेना भाई, जो ब्लू व्हेल है ये समुद्र स्तनधारी मछली है। ठीक है, और ये भी बता देता हूं आपको कि जो मछलियों का हृदय होता है उसके अंदर 2 कक्षक होते हैं, एक तो आलिंद होता है और एक निलय होता है। अरे एक क्या होता है? निलय होता है। मछलियों का जो हृदय होता है उसमें 2 कक्षक होते हैं, एक आलिंद और एक निलय। लेकिन इसका अपवाद है ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल के हृदय में कितने कक्षक होते हैं? 4 कक्षक होते हैं। अरे कितने कक्षक होते हैं? 4 कक्षक होते हैं। काफी इंपोर्टेंट बात। और इसका जो वजन है ब्लू व्हेल का लगभग 180 टन के आसपास होता है। कितना होता है? 180 टन। देख लो कितनी भारी होती है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बात आपको याद है रखनी है। और ये भी याद रख लेना कि जंतु जगत का सबसे बड़ा जो हृदय होता है, सबसे बड़ा हृदय किसका होता है? ब्लू व्हेल का। जंतु जगत का सबसे बड़ा हृदय किसका होता है? ब्लू व्हेल का। काफी इंपॉर्टेंट बात है, याद रख लेना कि जंतु जगत का सबसे बड़ा हृदय, हार्ट जिसको बोला जाता है, वो किसका होता है? ब्लू व्हेल का। ठीक है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट बात है। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पे। पर्सन संख्या 6, काफी धमाकेदार वाले पर्सन। देखिए, ध्वनि तरंगों द्वारा शरीर के आंतरिक अंगों का चित्रण व बीमारी के निदान की प्रक्रिया है। ऑप्शन देखते हैं, एक्सरे, सोनोग्राफी, वीडियोग्राफी और टेलीग्राफी। तो ध्वनि तरंगों द्वारा शरीर के आंतरिक अंगों का चित्रण व बीमारी के निदान की प्रक्रिया क्या है? सोनोग्राफी। अरे क्या है? सोनोग्राफी। तो 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है दोस्तों, याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 7। पर्सन संख्या 7 है मेरे जिगर के टुकड़ों, याद रखना है, काफी धमाकेदार वाला पर्सन है। हाँ जी, देखिए, सजीवों की प्रजातियों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन देखते हैं, श्वसन, गति, वृद्धि और प्रजनन। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि कोई भी सजीव अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहता है तो उसको माहौल बनाने की जरूरत है। क्या जरूरत है? माहौल बनाने की जरूरत है। और माहौल का दूसरा नाम क्या है? प्रजनन या जनन। ठीक है दोस्तों, तो क्या आंसर आएगा बताइए? डी है। 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, सजीवों की प्रजातियों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? माहौल या जनन आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, हाँ जी। अब देखिए, ये जनन 2 प्रकार का होता है। जनन मुख्यतः रिप्रोडक्शन जिसको बोलते हैं, माहौल जिसे बोलते हैं, यह माहौल कितने प्रकार का होता है? ये 2 प्रकार का होता है। एक तो आपने सुना होगा लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। ठीक है, माहौल 2 प्रकार का, एक तो लैंगिक जनन और एक होता है मेरे जिगर के टुकड़ों अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात। अब लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन का मतलब क्या सर? तो लैंगिक जनन का मतलब होता है जिसमें 2 जनक भाग लेते हो। ठीक है, जिसमें माहौल के लिए 2 कैंडिडेट की आवश्यकता पड़ती है, वो लैंगिक जनन है।
ठीक है। हाँ जी, इसमें 2 कैंडिडेट के बिना माहौल नहीं बनेगा। तो लैंगिक जनन किस में होता है, आपको पता है मनुष्य के अंदर होता है कि नहीं होता? अरे सही बात है कि नहीं? तो मनुष्य में किस प्रकार का जनन? लैंगिक जनन। जनक ऐसा जनन जिसमें 2 जनकों की आवश्यकता पड़ती है, वो लैंगिक जन्म होता है। ठीक है। अलैंगिक जनन, इसमें भाई साहब केवल खुद ही माहौल बना लेता अपने आप, केवल एक जनक की आवश्यकता होती है। ठीक है। और ये एक कोशिकीय जीवों में होता है, जैसे अमीबा हो गया, पैरामेशियम हो गया, यूग्लिना, हाइड्रा। ठीक है। अमीबा हो गया, ठीक है, पैरामेशियम हो गया, ठीक है, और कौन सा हो गया? यूग्लिना हो गया और हाइड्रा हो गया। इन सब के अंदर कौन सा जनन होता है दोस्तों? अलैंगिक जनन होता है। ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट बात है। लो जी, धमाकेदार वाले तरीके से सॉल्यूशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 8। पर्सन संख्या 8 है, हाँ जी, देखिए पर्सन संख्या 8 है, पुरुष नसबंदी क्या कहलाती है? ऑप्शन देखते हैं, वसेक्टोटोमी, ट्यूबेक्टोटोमी और स्टेक्ट्रोटोमी, इनमें से कोई नहीं। तो देखो पुरुष नसबंदी क्या कहलाती है दोस्तों? वसेक्टोटोमी। ठीक है। अरे पुरुष नसबंदी क्या कहलाती है? वसेक्टोटोमी। काफी इंपोर्टेंट बात है भाई, याद रख लेना। पुरुष नसबंदी क्या कहलाती है? वसेक्टोटोमी। और महिला नसबंदी क्या कहलाती है? ये भी याद रख लेना। महिला नसबंदी क्या कहलाती है? ट्यूबेक्टोटोमी। महिला नसबंदी क्या कहलाती है? ट्यूबेक्टोटोमी। ठीक है। अब महिला नसबंदी कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ। जैसे देखिए, ये थोड़ा सा माहौल बनाना पड़ेगा। हाँ जी, मैं माहौल बना देता हूँ, बिल्कुल। देखिए क्या होता है, हाँ जी, देखो ये है, ये है और ये है और ये है और ये है और ये आपका गर्भाशय है, आपका थोड़ी किसी फीमेल कैंडिडेट का है। ठीक है। हाँ जी, तो ये अंडा से होते हैं, ये अंडा से होते हैं एक जोड़ी। ठीक है। और ये होती है दोस्तों, हाँ जी, ये गर्भाशय आपका। ठीक है। ये गर्भाशय। अब कई चाहते हैं कि सर पूरा बनाए, तो पूरा तो नहीं बनाएंगे लाला, ठीक है, थोड़ा बहुत ही। अब ये होती है फैलोपियन नलिका, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है। हाँ जी, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं इसको। अंडा से एक जोड़ी होता है। ठीक है। और एक अंडाशय से एक बार एक अंडा मुक्त होता है, एक बार इसमें एक बार इसमें, ऐसे। ठीक है। अब यहां से मान लीजिए शुक्राणु जा रहे हैं भाई साहब, हाँ जी, बिल्कुल यहां से तेज गति के साथ, माहौल के साथ। ठीक है। लो जी, अब क्या करते हैं, जो महिला नसबंदी होती है उसमें ये जो फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ से अंडाशय से अंडा मुक्त होगा। जैसे ही शुक्राणु यहाँ डलेंगे, हाँ जी भाई साहब, तो यहाँ से अंडा मुक्त हो जाएगा, अंडा एक मुक्त हो जाएगा। ठीक है। तो अंडा जैसे मुक्त होता है ना, तो इसको क्या करते हैं, इसको काट के डॉक्टर बांध देते हैं फैलोपियन ट्यूब को, यहाँ से। ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं ट्यूबेक्टोटोमी। फैलोपियन नलिका को काट कर बांध दिया, धागा बांध दिया। ठीक है। अब यहाँ से आप चाहे कितने जबरदस्त तरीके से शुक्राणु डालेंगे आप, ठीक है, तो भाई साहब क्या होगा, यहाँ आएंगे, यहाँ तो रास्ता बंद है बिल्कुल, तो अंडाणु और शुक्राणु का दोनों का मिलन ही नहीं होगा, तो भाई साहब हाँ जी, युग्मनज या जाइगोट कहाँ से बनेगा, संतति पैदा कहाँ से होगी, तो वापस आ जाएंगे भाई साहब, लो जी संभालो, यहाँ से वापस आ जाएंगे। ठीक है। तो ये एक स्थायी विधि है। अरे कौन सी विधि है? स्थायी विधि है। ऐसे नहीं कि जैसे एक महिला ने करा के तो आ गई भाई साहब कि डॉक्टर मेरे क्या कर दो, ट्यूबेक्टोटोमी, अब हमारे को बच्चे नहीं चाहिए। अब दूसरे दिन जाके बोले कि नहीं डॉक्टर साहब मन ही खुल लाग रही हूँ, दोबारा खोलो ना, ला खुल अब तो। ठीक है। हाँ, तो ये जो महिला नसबंदी है क्या कहलाती है? ट्यूबेक्टोटोमी। क्या कहलाती है? इसको काट के बांधे हैं फैलोपियन नलिका को। सर ये स्टेरेक्टोमी क्या कहलाती है? गर्भाशय को हटाना। अरे गर्भाशय को शल्य चिकित्सा द्वारा हटाना, ये क्या कहलाता है? स्टेरेक्टोमी। अरे क्या कहलाता है? स्टेरेक्टोमी। गर्भाशय को शल्य चिकित्सा से हटाना क्या कहलाता है? स्टेरेक्टोमी। ठीक है। काफी इंपोर्टेंट बात है, याद रख लेना। तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 9। पर्सन संख्या 9 है मेरे जिगर के टुकड़ों, हाँ जी, अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। ऑप्शन देखते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और परिवहन तंत्रिका तंत्र। तो दोस्तों इस प्रश्न का सॉल्यूशन भी आपको मैं डिटेल से दे देता हूँ। देखिए तंत्रिका तंत्र, नर्व सिस्टम होता है ना, तंत्रिका तंत्र, इसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। तंत्रिका तंत्र को मुख्यतः 3 भागों में, एक तो किसमें? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। अरे किसमें? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र में। अरे किसमें? परिधीय तंत्रिका तंत्र में। ठीक है। और दूसरा क्या? हाँ जी, दूसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो मैंने क्या बताया कि तंत्रिका तंत्र या नर्व सिस्टम को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया। किस किस में बांटा गया है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर, हाँ जी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर एक तो मस्तिष्क आता है।
अरे क्या आता है, मस्तिष्क आता है, और एक क्या आता है, मेरु रज्जु। अरे क्या आता है, मेरु रज्जु। ठीक है, हाँ जी। अब देखिए इस, अगर आपको मैं बताऊं आगे, ये आपका जो मस्तिष्क है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं, मस्तिष्क या ब्रेन या मेरु रज्जु का। याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट बात है। अब मैं आपको और बता देता हूं, जो मस्तिष्क है दोस्तों, इसको मुख्यतः 3 भागों के अंदर बांटा गया है। एक तो आपने सुना होगा, देखिए अग्र मस्तिष्क। अरे क्या, अग्र मस्तिष्क। ठीक है, मस्तिष्क के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क से एक है मध्य मस्तिष्क से, और एक है पश्चिम मस्तिष्क। अरे कौन सा मस्तिष्क से, पश्चिम मस्तिष्क। मैंने क्या बताया आपको कि मस्तिष्क को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अब इस आपको एक एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट, अग्र मस्तिष्क के, हाँ जी, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, अब इस पश्चिम मस्तिष्क के भी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। इस पश्चिम मस्तिष्क के भी 3 भाग होते हैं। पश्चिम मस्तिष्क के भी कितने भाग होते हैं, ठीक है, अग्र मस्तिष्क के भी 3 भाग होते हैं, मध्य मस्तिष्क के कोई भाग नहीं होता, पश्चिम मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा एक तो अनुमस्तिष्क। अरे क्या सुना होगा, अनुमस्तिष्क। ठीक है, अनुमस्तिष्क जिसे सेरिबेलम बोलते हैं। ठीक है, अनुमस्तिष्क। एक होता है मेडुला ओब्लोगेटा, मेडुला ओब्लोगेटा। काफी इंपॉर्टेंट बात बताऊं, मेडुला ओब्लोगेटा। ठीक है, मेडुला ओब्लोगेटा। ये मेडुला ओब्लोगेटा किसका भाग है, ये पश्चिम मस्तिष्क का भाग है। और जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती है, अनैच्छिक क्रियाएं होती है, उन सबका नियंत्रण कौन करता है, मेडुला ओब्लोगेटा। अरे कौन करता है, मेडुला ओब्लोगेटा। ठीक है, और ये किस मस्तिष्क का भाग है, पश्चिम मस्तिष्क का। अनैच्छिक क्रियाओं का मतलब होता है ऐसी क्रियाएं जिनका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, जैसे हृदय का धड़कना। ठीक है, हृदय का धड़कना ये एक अनैच्छिक क्रिया है, कंट्रोल थोड़ी होता है। देख लेना भाई, किसी का कंट्रोल करे तो आज रात को कंट्रोल करके सो जाना, देखते हैं फिर सुबह क्या माहौल बनता है। ठीक है, तो अनैच्छिक क्रियाओं का मतलब होता है ऐसी क्रियाएं जिनका नियंत्रण अपने ऊपर नहीं होता है। तो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है बताओ, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या परिवहन तंत्रिका तंत्र। कौन करता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे, ए हो जाएगा। मैंने तो आपको थोड़ा डीप और बता दिया कि अगर मस्तिष्क में भी भाग में पूछे तो मेडुला ओब्लोगेटा आएगा। ठीक है, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, मेडुला ओब्लोगेटा। लो जी, धमाकेदार वाले तरीके से सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, हाँ जी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है, अपशिष्ट को खुला में फेंक देने से होता है, कोई भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, कचरा वगैरह होते हैं, उनको अगर आप खुले में फेंक दोगे तो उससे क्या होगा, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अगर अपशिष्ट को आप खुले में फेंकोगे तो उससे तो वायु प्रदूषण भी होगा, मृदा प्रदूषण भी होगा, जल प्रदूषण भी होगा। तो आंसर क्या आएगा, उपरोक्त सभी। काफी अच्छा प्रश्न है। तो 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे, डी हो जाएगा। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 है काफी धमाकेदार वाला प्रश्न। निम्न में से भौतिक परिवर्तन है, ऑप्शन देखते हैं, जंग लगना, दूध का दही बनना, बर्फ पिघलना और कटे सेब का भूरा होना। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता देता हूं, देखिए जंग लगना, दूध का दही बनना और कटे सेब का भूरा होना, ये रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। अरे किसके परिवर्तन के, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है। और बर्फ का पिघलना, ये कौन सा परिवर्तन है, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, तो 11वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो आपको बता देता हूँ काफी इंपोर्टेंट बात। हाँ जी, जो भी बच्चे इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भौतिक परिवर्तन व रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल याद करने हैं दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट बात है। ठीक है, हाँ जी, काफी धमाकेदार वाली बात है। जैसे बल्ब का जलना, ये कौन सा परिवर्तन है, ये एक तरह का भौतिक परिवर्तन है। बल्ब का जलना कौन सा परिवर्तन है रे, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। ठीक है, हाँ जी, तो कुछ इंपोर्टेंट भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, इसका मैं वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगा स्पेशल, उसको आप रीड कर लेना दोस्तों। इन सभी प्रश्नों को रीड करना है दोस्तों। मेरे पढ़ाए हुए 400 से अधिक विद्यार्थी इंडियन आर्मी के अंदर सिलेक्ट हो चुके हैं, और आर्मी का ऐसा कोई ट्रेड नहीं है जिसमें से मेरे से पढ़ा हुआ कोई विद्यार्थी हाँ सिलेक्ट नहीं हो, और भारत का ऐसा कोई आर्मी ट्रेनिंग सेंटर भी नहीं है जिसमें से मेरे से पढ़ा हुआ कोई विद्यार्थी वहां से ट्रेनिंग करके नहीं निकला हो। और कई ऐसे मेरे प्यारे भावी फौजी हैं जो आज देश की सीमाओं की सुरक्षा करें और देश के प्रत्येक कोने में फैले हुए हैं, तो बड़ी खुशी मिलती है। तो दोस्तों अच्छा मौका है, मौके को गंवाना नहीं है, तैयारी करते रहो, ईमानदारी से तैयारी करते रहो। अगर आप तैयारी ईमानदारी से करोगे तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि आपका सिलेक्शन दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती।
और मेरा उद्देश्य भी यही है कि दोस्तों अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो आपका सिलेक्शन होगा, मेरे को खुशी मिलेगी। और दोस्तों सबसे बड़ा नाम होगा अपने पेरेंट्स का, आपके माता पिता का, उनका समाज के अंदर बहुत अच्छा नाम होगा। तो दोस्तों अच्छा मौका है, इस बार कुछ नया करना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 12। पर्सन संख्या 12 है रदरफोर्ड के एल्फा कणों के प्रयोग में सर्वप्रथम प्रदर्शित किया कि परमाणु में होता है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, नाभिक और न्यूट्रॉन। तो दोस्तों रदरफोर्ड ने जो एल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया था उससे क्या सिद्ध हुआ था कि परमाणु में क्या होता है। परमाणु में उन्होंने एल्फा प्रकीर्णन प्रयोग की सहायता से नाभिक की खोज की थी। किसकी खोज की थी? नाभिक की खोज की थी। ठीक है, जैसे उन्होंने हाँ जी एक सोने की पतली पन्नी ली थी और उस पर एल्फा कणों की बौछार कराई थी। एल्फा कणों की बौछार कराई थी। ठीक है, उन्होंने बोला था कि अधिकांश कण तो क्या हो गए, बिल्कुल बिना विचलित हुए सीधे निकल गए बिल्कुल। ठीक है, कुछ जो कण थे वो क्या हुए, एक 90 डिग्री पे, ठीक है 45 डिग्री पर विचलित हुए, और लगभग 20,000 कणों में से, लगभग 20,000 कणों में से एक ऐसा कण था जो 180 डिग्री के एंगल पर गया, 180 डिग्री के कोण पर गया और वापस उसी लोट पे आ गया। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि परमाणु, काफी इंपॉर्टेंट बात है कि परमाणु में एल्फा प्रकीर्णन प्रयोग की सहायता से उन्होंने खोज की थी किसकी, नाभिक। ठीक है, नाभिक की खोज की थी, काफी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो रदरफोर्ड के एल्फा कणों के प्रयोग ने सर्वप्रथम प्रदर्शित किया कि परमाणु में क्या होता है, नाभिक होता है। ठीक है, तो नाभिक की खोज किसने की है, रदरफोर्ड ने। अरे किसने की थी, रदरफोर्ड ने। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए क्या, जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, काफी बार आता है जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, जे थॉमसन ने, याद रख लेना भाई। प्रोटॉन की खोज किसने की, रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन भी आता है, रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन भी आता है। लो जी धमाकेदार वाले तरीके से सॉल्यूशन। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की, जेम्स चैडविक ने। अरे किसने की, जेम्स चैडविक ने। काफी इंपॉर्टेंट बात। और ये भी याद रख लेना, इलेक्ट्रॉन है ये ऋणावेशित कण होता है, प्रोटॉन धनावेशित कण होता है, और न्यूट्रॉन कैसा होता है, उदासीन, कोई भी आवेश नहीं होता। और परमाणु का जो नाभिक है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। चक्कर कौन लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बात है। और परमाणु की खोज किसने की, ये भी याद रख लेना, जॉन डाल्टन ने। एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होने दूंगा मैं साइंस के अंदर। हाँ जी, साइंस की वजह से किसी भी विद्यार्थी का सिलेक्शन नहीं रुकने दूंगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 13। हाँ जी, पर्सन संख्या 13 है, देखिए काफी इंपोर्टेंट पर्सन। गहरे समुद्र में गोताखोर निम्न में से किस गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन देखते हैं, हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण, हीलियम नाइट्रोजन मिश्रण, ऑक्सीजन एसिटिलीन मिश्रण, ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिश्रण। तो दोस्तों आपको क्या याद रखना है कि गहरे समुद्र में गोताखोर निम्न में से किस गैस का मिश्रण का उपयोग करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट बात, ऑक्सीजन और हीलियम गैस के मिश्रण का उपयोग करते हैं। ठीक है, गोताखोर गहरे समुद्र में जो सिलेंडर ले जाते हैं उनके अंदर कौन सी गैस भरी होती है, काफी इंपॉर्टेंट बात है, उसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है, हीलियम तथा ऑक्सीजन गैस का मिश्रण होता है। तो 13वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 14। पर्सन संख्या 14 है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट पर्सन। हाँ जी, रसायनों का राजा किसे कहा जाता है। ऑप्शन देखते हैं, नाइट्रिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो रसायनों का राजा किसे कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को। ठीक है दोस्तों, तो 14वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4। ठीक है, और इसको याद रखना, इसको गंधक का अम्ल भी बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं, गंधक का अम्ल। ठीक है, काफी बार पूछा गया कि गंधक का अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4, रसायनों का राजा H2SO4। इसे बैटरी एसिड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बैटरी एसिड। वाहनों की बैटरियों के अंदर कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट बात। एक आता है नमक का अम्ल। नमक का अम्ल कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अरे कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका सूत्र क्या होता है, HCl। और ये भी प्रश्न आता है काफी बार कि HCl आरनाल के कौन से भाग में पाया जाता है, अमाशय के अंदर पाया जाता है। और किस में पाया जाता है, अमाशय। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HNO3। HNO3। ठीक है दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन पे, पर्सन संख्या 15। पर्सन संख्या 15 है मेरे जिगर के टुकड़ों, काफी धमाकेदार वाले पर्सन। हाँ जी, देखिए इटाई रोग किससे संबंधित है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट, FR, AR, CD और F। ठीक है, काफी फ्रांसियम, आर्गन, कैडमियम और फ्लोरीन। तो इटाई रोग किससे संबंधित है दोस्तों, कैडमियम से। ठीक है, कैडमियम का प्रतीक होता है CD। कैडमियम का प्रतीक क्या होता है, CD।
तो देखो ये दोस्तों कुछ प्रदूषक हैं, इन प्रदूषकों की अधिक मात्रा होने से शरीर के अंदर कई तरह के रोग होते हैं। तो कैडमियम प्रदूषक है, इसकी मात्रा अधिक होने से कौन सा रोग होता है? इटाई। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा, काफी इंपोर्टेंट और बता देता हूँ, जैसे पारा या मरकरी, ये भी एक प्रदूषक होता है। पारा या मरकरी की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो आपको याद रखना है मिनी माता रोग। अरे कौन सा रोग होता है? मिनी माता रोग। पारा या मरकरी की अधिकता से कौन सा रोग होता है? मिनी माता रोग। ठीक है, एक नाइट्रेट प्रदूषक होता है, नाइट्रेट। ठीक है, नाइट्रेट प्रदूषक, इसकी अधिक मात्रा से कौन सा रोग होता है? तो आपको याद रखना है ब्लू बेबी सिंड्रोम। अरे कौन सा होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, नाइट्रेट की अधिक मात्रा से कौन सा रोग होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। काफी इंपोर्टेंट बात और काफी धमाकेदार वाली बात। फ्लोराइड प्रदूषक की मात्रा से कौन सा रोग होता है? तो याद कर लेना, फ्लोरोसिस। अरे कौन सा रोग होता है? फ्लोरोसिस। काफी इंपोर्टेंट बात है। अरे कौन सा रोग? फ्लोरोसिस। ठीक है, फ्लोराइड की अधिक मात्रा से कौन सा रोग? फ्लोरोसिस। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात। एक सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन की खानों में काम करने वाले व्यक्तियों में कौन सा रोग होता है? तो याद कर लेना, सिलिकोसिस। अरे कौन सा रोग है? सिलिकोसिस। कौन सा? सिलिकोसिस। अरे कौन सा है? सिलिकोसिस। तो दोस्तों मैंने क्या बताए कि कैडमियम, जिसका प्रतीक CD है, इसकी अधिकता से कौन सा रोग होता है? इटाई रोग। ठीक है, पारा या मरकरी की अधिकता से मिनी माता रोग, नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम, और फ्लोराइड की अधिकता से फ्लोरोसिस, सिलिकॉन की अधिकता से सिलिकोसिस। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज मैंने इस वीडियो में आपको हल कराया आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेसिस का टेस्ट नंबर 40। जिन विद्यार्थियों ने आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेसिस के पिछले 39 टेस्ट के वीडियो नहीं देखे हैं, तो दोस्तों एक बार जरूर देखें। दोस्तों इन प्रश्नों के बाद कुछ भी नहीं आएगा। और जो दोस्त चैनल पर नए हैं वे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले न्यू वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और दोस्तों ईमानदारी से अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, ईमानदारी से शेयर करना है दोस्तों। मेरा यही उद्देश्य है कि मैं अधिक से अधिक बच्चों को फ्री ऑनलाइन क्लास दूं और उनका भला हो सके, उनका सिलेक्शन हो सके। तो दोस्तों इसके लिए आपको ईमानदारी से शेयर का बटन दबाना होगा। तो दबाइए दोस्तों, जच्चा के दबा के इसको शेयर करो। कोई भी बच्चा अगर भारत के कोने के अंदर बैठा हुआ है, किसी भी कोने में, और इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उसके पास ये वीडियो जाना चाहिए। और दोस्तों ये काम कौन करेगा? ये काम आप करोगे। और सारे भाई लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो कि आपके 15 में से कितने % सही हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।